अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टेबल टॉक और मैं हूं वकास फलाना। नैब आज फिर नैब के हवाले से इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब की ज़्यादतियों और बिला जवाज़ गिरफ्तारियों पर तहकीकात और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। यानी जो ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके हवाले से भी ह्यूमन राइट्स वॉच ने यह कहा है कि नैब ने शफाफ ट्रायल के हक़ को पामाल किया और किसी माकूल बुनियाद के बगैर दोनों को 15 माह तक हिरासत में रखा। दूसरी जानिब कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने भी, जो एक नैब का अफसर बनकर फ़ोन कॉल करता रहा, उस हवाले से केस की समाअत हुई। तो उसमें जो वहाँ पर डीजी नैब थे इरफान मंगी साहब, उनके हवाले से भी उनके तकर्रुर और अहलियत पर सवाल उठा दिया। और ये वही हैं जो पनामा लीक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा नुमायां रहे हैं। हमने कल भी आप तक ये बात पहुँचाई और सुप्रीम कोर्ट ने नैब के तमाम डीजीज़ के तकर्रुर से मुतल्लिक तफसीलात भी तलब कर ली थी। उन्होंने उनकी तनख्वाह के हवाले से, उनकी डिग्री के हवाले से भी जज साहब ने पूछा, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं तो इंजीनियर हूं। तो उन्होंने कहा कि आपको तफ्तीश का तो कुछ पता नहीं, तो आप किस तरह इस बड़ी पोस्ट के ऊपर हैं। जिस पर उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैब का सेक्शन 28 आइन के आर्टिकल 240 से मुतसादिम है। चेयरमैन नैब आइन और कानून को बाईपास करके कैसे भर्तियां कर सकते हैं। ये मामला तो एक तरफ चल रहे हैं, एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन नैब में तरमीम की भी बात कर रही थी, लेकिन वो बीच में रह गई क्योंकि 2 बिल्स तो पास हो गए थे। अब क्या इसके ऊपर मजीद आगे बात हो सकती है? आज भी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास चल रहा था। उससे पहले जो मुस्लिम लीग नून है, उनका आपस में भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन 3 बड़े नोटिस, और एक तो नोटिस और एक तरफ 2 नोटिस हैं और एक तरफ फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा को 11 अगस्त को तलब कर लिया है। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि अगले ही दिन 12 अगस्त को उस्मान बुज़दार साहब को उन्होंने तलब किया है। जो मरियम नवाज साहिबा को तलब किया है उसमें 2013 में रायविंड में 200 एकड़ सरकारी ज़मीन अलॉट कराने का इल्ज़ाम है और यह अराजी साबिक डीजी LDA अहद चीमा के दौर में ट्रांसफ़र की गई थी। और जिस इल्ज़ाम में उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब को बुलाया गया है, उसमें है कि एक होटल को गैर कानूनी तौर पर शराब का लाइसेंस जारी कराने का उनके ऊपर, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ऊपर इल्ज़ाम है। और नैब का कहना है ज़राइका के होटल को शराब का लाइसेंस जारी करना डीजी एक्साइज का काम है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने शराब का लाइसेंस जारी कराने में अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया है। दूसरी जानिब जो इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी हैं और उनके बेटे अब्दुल्ला खाकान अब्बासी, उन पर और दीगर मुलजमान पर LNG केस जो चल रहा है उसमें ज़िमनी रेफरेंस भी दायर कर दिया है। और फर्द जुर्म शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे हमजा शहबाज के ऊपर आयद कर दी गई है रमज़ान शुगर मिल्स के हवाले से। अभी ये नैब की जो कार्रवाइयाँ, जो शेख रशीद साहब भी आज बोल रहे थे, इससे पहले भी बात करते रहे हैं, छोटी ईद से पहले कह रहे थे कि नैब ईद के बाद टार्जन बनेगा, लेकिन वो टार्जन अपोजिशन के लिए बना था। अब बड़ी ईद भी गुजर चुकी है, अब नोटिस भी, यानी पंजाब की सबसे बड़ी सीट उस्मान बुज़दार साहब को भी आया है। अब हो क्या सकता है, जो लोग इस उम्मीद पर थे कि उस्मान बुज़दार साहब इस्तीफ़ा दें या चले जाएं, उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इसके ऊपर भी बात शुरू हो गई है कि अगर ये केस आगे बढ़ता है तो क्या एथिकल बेसिस के ऊपर, जिस तरह सीनियर मिनिस्टर जिन्होंने पहले इस्तीफ़ा दिया वो गए नैब की हिरासत में, वापस आए, उन्होंने दोबारा उस पोजीशन पर लगा दिया। अब क्या उस्मान बुज़दार के ऊपर अगर केस चलता है, ये अजम्पशंस में है, तो ये क्या ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर डिफेंड करेंगे? तहरीक इंसाफ इसके ऊपर अपना क्या मौक़िफ़ रखेगी? और ये जो कानूनी तौर पर तो अलग बात है, लेकिन अखलाकी तौर पर पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की सियासत, जो रियासत मदीना के मेमार हैं, जो रियासत मदीना सानी बना रहे हैं, उसके ऊपर अगर उनके वज़ीर आला, जो पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत है और बहुत बड़ा सूबा, उसमें अगर उनके वज़ीर आला के ऊपर यह इल्ज़ाम आता है कि वो शराब का गैर कानूनी लाइसेंस जारी कराने का हवाले से इल्ज़ाम है, तो ये इनके वोटर्स में कितना इंपैक्ट डालेगी ये चीज़। हमारे साथ उस्मान बसरा साहब तहरीक इंसाफ से हैं, राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून से, और राव मंजर हयात साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। उस्मान बसरा साहब, आपसे ही आगाज़ करेंगे, क्या हो गया मेरे बुज़दार साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकास भाई, एक तो आपका बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। देखिए, मेरे ख्याल में कि जब से उस्मान बुज़दार यहाँ पे चीफ़ मिनिस्टर बने हैं, तब से लेके अभी जब आप गुफ्तगू करें इस लम्हे तक, रोज़ लोग उस्मान बुज़दार को शाम को उतार के, लेकिन वो शो मई किस्मत के सुबह आते हैं तो वो उस्मान बुज़दार ही चीफ़ मिनिस्टर होते हैं। देखिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला हैं और वो माजी के अंदर पाकिस्तान पंजाब के अंदर रहे किसी भी वज़ीर आला से परफॉर्मेंस के लिहाज से,
बैकग्राउंड के लिहाज से ज़्यादा जमहूरी और ज़्यादा सियासी हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब जहाँ तक आपने मुझे बात की कि उनको क्या हो गया, उस्मान बुज़दार को ये हो गया कि उस्मान बुज़दार ने पंजाब की तारीख़ में पहली दफ़ा जनूबी पंजाब को उसका हक दिलाने की बात की है। उस्मान बुज़दार को इल्जाम लगा दिया। मैं सर अभी मैं बताता हूँ ना आपको जी, नैब देखिए, नैब कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, नैब कोई प्रॉब कर रहा है, नैब को इंक्वायरी कर रहा है, नैब का ये ज्यूरिसडिक्शन है तो वो करे, उस पर हम इल्ज़ाम, हम उसकी बात नहीं। आपने कहा कि उस्मान बुज़दार को क्या हो गया, पहले आप मैं ये कह रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार को ये हो गया कि उस्मान बुज़दार ने ये फैसला किया कि क्योंकि उसके वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन ये है कि जो पसमानदा इलाके हैं उनसे वज़ीर आला लाएं, उनको आगे लेके आएँ, उनका सियासी इस्तेसाल जो किया गया पिछले 72 साल में उसको कंपनसेट करने की कोशिश करें। उस्मान बुज़दार ने वो कोशिश कर डाली। उस्मान बुज़दार ने मेरे वज़ीर आज़म की हिदायत के ऊपर उसके विजन के मुताबिक जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का आगाज़ कर दिया। उस्मान बुज़दार ने तारीख़ में पहली दफ़ा जाके जनूबी पंजाब के अंदर हॉस्पिटल बनाए, यूनिवर्सिटियाँ बनाई। उस्मान बुज़दार ने कोहे सुलेमान के इलाके में पक्की सड़कें बनवा दी हैं। तो उस्मान बुज़दार, आपकी बात सही है कि उस्मान बुज़दार तख्ते लाहौर के बासियों को, तख्ते लाहौर के आर्किटेक्चर्स जो हैं उनको किसी सूरत नहीं बाता, क्योंकि उस्मान बुज़दार एक और रह गया, वो लाहौर के साथ एडजेसेंट शिमाल में एक नया ये तो भी बनाने जा रहे हैं। ये तो कारनामे हो गए। नहीं, ये तो एक मैंने पूछा उनको हो क्या गया उनको ये इल्जाम सर। देखिए मैं बताऊं, नैब पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है जो किसी भी किस्म की अगर कहीं पे कुछ शिकायत आती है, खास तौर पर ऐसा आदमी जो पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है, वो उसके खिलाफ एक ज्यूरिसडिक्शन रखते हैं, उनका मैंडेट है कि उसके खिलाफ उस बात को इंक्वायर करें और सच को सामने लेके आए। और जब आज तक आपको सच सामने ना आए, जब वो बंदा गलत नहीं है। देखिए, जब अभी प्रिंसिपली देखिए नैब के, क्योंकि मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं आपको इसके स्टेप बताता हूँ यहाँ पर। असल में क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियन भी अनफॉर्चुनेटली टेलीविजन पे आते हैं, बहुत से तज्जिया निगार भी, तज्जिया कार भी, वो नैब के प्रोसीडिंग्स को जानते नहीं हैं। देखिए, नैब के अंदर 4 प्रोसीडिंग्स हैं जो इनिशिएट की जाती हैं। सबसे पहले एक आती है कि आपकी कंप्लेन आई, कंप्लेन की होगी CV, कंप्लेन वेरिफिकेशन। कंप्लेन वेरिफिकेशन के बाद आपकी एक इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं, इंक्वायरी के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर उसका जाके जाता है, आप जाते हैं उसका एक फाइल करते हैं, उसके खिलाफ एक ट्रायल शुरू हो जाता है उसका। ठीक है, ये उसके स्टेप बाय स्टेप 4 चीजें। और जब ट्रायल शुरू होता है, अगर ऑपोजिशन का ट्रायल शुरू हो और आप लोग कहें कि वो तो करप्ट है, तो ये गलत है ना? देखिए, जब आपके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो जाता है, हाँ, आपके पास कोई इखलाकी जवाज नहीं कि आप अपने सरकारी ओहदे से या पब्लिक ऑफिस होल्डिंग से होल्डर हैं तो उससे चिपटे रहे, कोई आपके पास जवाज नहीं है। ठीक है, ये इस पे क्लियर बात है। और ये हमारा स्टैंस है, हमने अमल से साबित किया है कि हमारी जमात के लोगों के ऊपर नैब की इंक्वायरी स्टार्ट हुई, जब उनके खिलाफ अभी रेफरेंस फाइल होने की स्टेज पे गया, वो स्टेप डाउन कर गए। ये रिवायत पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान ने डाली है कि पब्लिक ऑफिस होल्ड करने वाला आदमी इखलाकियात के दायरे से बाहर नहीं है। इस मुल्क के अंदर वो वजीर आजम भी रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर झूठ और फ्रेब के केसेस को फेस करते रहे हैं, एम्बेजलमेंट के केसेस को फेस करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक हमें गिरबान से पकड़ के कानून बाहर नहीं निकालेगा, हम नहीं निकलेंगे। एक बात क्लियर है। दूसरी बात यह, मैं जरा माजरत से कहूं, उस्मान बुज़दार का और पाकिस्तान के इससे पहले पंजाब में रह के चीफ मिनिस्टर इक्का दुक्का के अलावा किसी का मुकाबला नहीं बनता। अच्छा। आप देखिए, वो बड़े बड़े वेलिंगटन शूज पहन के, तिरछी टोपी पहन के यहाँ मदारी कर रहे हैं। उस आदमी ने, अभी भी बारिश तो हुई है ना आपके सामने, उसने ये चूज किया है कि लंबे शूज, वेलिंगटन शूज पहन के, तिरछी टोपी पहन के पानी में ना खड़ा हुआ जाए, उसके लिए पानी के लिए टैंक बनवा दें ज़ेरे ज़मीन। उसने लाहौर को लाहौर और पंजाब में पानी खड़ा नहीं होने दिया। और पंजाब की तारीख में आपको बताऊं, पिछले साल बड़ा पानी खड़ा हुआ था, इस साल बारिशें हो गया ना जी। दूसरा साल था ना हमारी हुकूमत का। पहले साल हम आए, इस दफा हमने बारिशें नहीं सर, नहीं बारिशें। देखिए आप, अच्छा, अगर हमारी कारकर्दगी हो तो बारिश कम होगी है। वो फिर वो बैठे, आपकी तरफ मैं आता हूं, आपकी तरफ आता। राना साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुन ली यार। एक तो उस्मान बुज़दार साहब जमहूरी एतबार से, सियासी एतबार से आप लोगों से उनका कोई मुकाबला नहीं है, वो एक ऐसे पसमानदा इलाके से है, और ये भी पहली दफा हुआ पाकिस्तान के लिए प्रेसिडेंट है, और फिर अलीम खान के ऊपर भी इन्होंने प्रेसिडेंट कायम की। आप लोग क्या करते हैं यार? आज तक रोना रोते हैं, करप्शन करके चले गए मुल्क से, खा गए हैं सब। वकास साहब, वो ना एक जोसेफ गोबल्स होता था, हिटलर का वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होता था या मिनिस्टर था, उसने एक दफा कहा था, मिनिस्टर था, अभी नून का जनरल सेक्रेटरी बन गया है। जी जी। इफ यू टेल अ लाई बिग इनफ एंड कीप रिपीटिंग इट, यानी कि इतना बड़ा झूठ बोलो और बार बार तो
पीपल विल इवेंचुअली कम टू बिलीव इट, कि अच्छा। लोग उसको आखिर में मान ही लेंगे। मेरे ख्याल से पूरी पीटीआई इसी लॉ के मुताबिक लोग हिटलर को फॉलो कर रही है। उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। 11 दफा सेक्रेटरी जो है वो इरिगेशन का चेंज हुआ 2 सालों के अंदर, यानी कि 2 माह से भी यार ज्यादा वो तो उनका istihकाक है ना, नहीं गुजारा। 5 दफा हुकूमत भी तो IGP चलानी हो गया। है, इसी तरह ऐसे नहीं किया करें। ये गवर्नेंस, मैं आपको गवर्नेंस की क्वालिटी बता रहा हूँ कि उनकी गवर्नेंस इतनी अच्छी है कि कोई कैसे कोई सेक्रेटरी रिफॉर्म लेके आएगा 2 महीने के अंदर, कैसे वो डिपार्टमेंट चलेगा, तबाह कर दिया। अच्छा। और ये अच्छा, इसी तरह सारे सेक्रेटरीज 5-5, 6-6 दफा चेंज हो चुके हैं। इनसे बंदे नहीं सिलेक्ट होते, इनसे टीम नहीं सिलेक्ट होती अभी तक। अब बात आ जाए पूरे पंजाब के ऊपर, सारी सड़कें टूट गई हैं, सारा वासा के सीवर ओवरलोड हो गए हैं, कोलैप्स कर रहा है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हम के गए थे ये उसको मरम्मत करने जोगे भी नहीं है। फैसलाबाद शहर, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि तबाह हो रहा है, उसकी एक एक सड़क तबाह हो रही है, यानी कि पैच वर्क तक ये नहीं कर सकते। अच्छा। ये गवर्नेंस है। अब साउथ पंजाब पे आ जाए। साउथ पंजाब पे ये ड्रामा जो इन्होंने किया हुआ है, इसके हकायक में बयान कर देता हूं। हमने साउथ पंजाब को 2018 फाइनेंशियल ईयर के अंदर 229 अरब का बजट एलोकेट किया था, और पूरे पंजाब में 488 अरब हमने खर्चे डेवलपमेंट के ऊपर। आपको पता है कि इसलिए जो गुजरा है अभी साल, अभी ये 150 अरब पूरे पंजाब में खर्च कर सके, यानी कि जो साउथ पंजाब का जो बजट हम दे रहे थे, ये पूरे पंजाब को वो बजट नहीं दे सके डेवलपमेंट का। तो ये कौन सी बुज़दार प्लस की बातें कर रहे हैं? इनका यही वतीरा है कि इतना झूठ बोलो समझे कि सच है। इस पे चलते रहेंगे तो ये अवाम से जाके इंटरव्यू करें कि क्या हो रहा है। अब आप आज देखें, आज तो ह्यूमन राइट्स वॉच का भी बयानिया आ गया है कि नैब को मत इस्तेमाल करो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, नैब को मत इस्तेमाल करो ऑपोजिशन की आवाज बंद करने के लिए। लॉ, इक्विटी और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है नैब। और ये इतनी एक जो 87 सफात पे जो रिपोर्ट है, ये हमारी आवाज नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की आवाज है जो नैब की परफॉर्मेंस को बता रही है कि कितनी बुरी परफॉर्मेंस है नैब की। तो मैं आपको यहां यही बताना चाहता हूं कि ये जो जितने भी आज खाकान अब्बासी साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहब के बारे में जो नैब जो ये कर रही है, ये कर ही ये सकते हैं। और उसकी वजह उस्मान साहब का भी नाम ले लेना, बुज़दार साहब का भी, उनका भी तो नाम है। उनको भी कह दें, उनके खिलाफ भी फिर हो गया तो यार। वो आपका कर देते हैं, आप उनका कर दें। असल में बैलेंस करने की कोशिश। अच्छा, मतलब नैब खराब है हमारे लिए, उधर भी है इधर भी। ठीक है राना साहब, आपका अब जी ये मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूंगा, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा कि ये नैब को क्यों पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और क्यों ऑपोजिशन की आवाज बंद करने के लिए इस्तेमाल करें। तो वो यह है कि इनकी परफॉर्मेंस है जीरो, एक बहुत बड़ा अंडा। इन्होंने कुछ किया पाकिस्तान के लिए सवाए गुर्बत फैलाने के लिए, महंगाई फैलाने के लिए और अवाम को बेरोजगारी देने के अलावा कुछ नहीं मिला अवाम को। ठीक है, चल ठीक है राना साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अच्छा सर, आपने तो अदवार देखें, एक मिथ है, आप पता नहीं मिथ है कि मुझे तो रियलिटी लगती है कि नैब को इस्तेमाल किया पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाने के लिए, और तहरीक इंसाफ तो ये कहती सारे केसेस इन्होंने ओरिजिनेट किए। अब ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इस्तेमाल करिए। क्या टूल है ये नैब, क्यों नहीं तब्दील हो रहा? जी तकरीबन ये 73 साल की हिस्ट्री है हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री, उसमें हमेशा गवर्नमेंट्स जो हैं अपोजिशन को रगड़ा देती हैं। आप अयूब खान का दौर देख लें, उसके अंदर एक कानून बनाया गया था और उसके अंदर डिस्क्वालीफाई हुए थे पॉलिटिशियंस, और ये सिर्फ पॉलिटिकल एलिमेंट है जो डिस्क्वालीफाई होता है, इसके अलावा ना ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना कोई और सेगमेंट होता है। ठीक। अच्छा, अब ये ग्रेजुअली चल रहा है। आपने कई अदवार देखे होंगे, भुट्टो साहब ने भी बहुत विक्टिमाइजेशन की थी अपनी अपोजिशन की, बहुत ज़्यादा उन्हें कॉर्नर किया था। ज़ियाउल हक ने फिर पीपल्स पार्टी को किया। ये एक ना, मुझे ऐसे लगता है कि हम एक नेचुरल साइकिल में चले गए, और ये नेचुरल साइकिल जो है ना, जो पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में होती है, जब अपोजिशन इस तरह वावेला करती है, शोर मचाती है, इन्हें खुशी होती है, ये खुश होते हैं अंदर से कि हमने कड़ाके निकाल दिए। ये भी एक मुहावरा है, कड़ाके निकालना। ये बहुत बड़ा, हमारा एक वज़ीर था जो ये हर वक्त कहा करता था, 99 से पहले, सेनेटर है अब बैलेंस कहीं तो अचीव करना है ना आके।
नैब के कानून में बुनियादी सुकम क्या है? कानून ये कहता है, जो एंग्लो सैक्सन लॉ हम फॉलो करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश तीनों मुल्क, कि कोई भी आदमी जिसके ऊपर इल्ज़ाम हो, जब तक साबित ना हो जाए वो इनोसेंट है। ये बुनियादी कानून है। मेरे साथ राना साहब तशरीफ रखते हैं, डेफिनेटली जानते होंगे इस बहुत बेसिक चीज़ उस्मान को। साहब भी ठीक प्रैक्टिस है, करते हैं, उस्मान जी। साहब भी माशाल्लाह फरमाते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, तो नैब का उल्टा कानून है कि यू आर गिल्टी जब तक आप इनोसेंस अपनी प्रूव नहीं करते। इसमें आदमी की जिंदगी गुजर जाती है। किसी सूरत में इखलाकी लिहाज से, लीगल लिहाज से आप कई चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो परवेज़ मुशर्रफ ने की है, जब उसने 8 या 9 बंदे तोड़े हैं और एक वोट के ऊपर उसने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया। जी। मैं अजान ब्रेक लेनी जी प्लीज, जी प्लीज। अजान ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो हम जो राना साहब ने कहा कि अंडा परफॉर्मेंस है, ये अंडा क्यों है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम नैब के हवाले से बात कर रहे थे। एक नैब का केस था जिसमें नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी और जिस जज ने सजा दी थी आज उसकी बरतरफी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून तो इसके ऊपर बड़े शादियाने बजाती रही है और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ, इनको उस तरह नैब का शिकंजा भी नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी इनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो रही है मुस्लिम लीग नून के मुताबिक। सर, ये अंडा परफॉर्मेंस के साथ अच्छा, अब ये है कि क्योंकि राना साहब जो हैं वो तो बादशाह आदमी हैं, अब मैं थोड़ा सा उनको आईना दिखाऊंगा, उम्मीद है वो बुरा नहीं मानेंगे। इनको मैं बताऊं अंडा परफॉर्मेंस असल में होती क्या है। अच्छा। अंडा परफॉर्मेंस ये होती है कि जब अपने बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे करके बड़े बड़े सियासी जलसों में कह के ए तायर लाहूती उस रिज़्क से मौत अच्छी, लेकिन उन्होंने कर्जा लिया पाकिस्तान का 30,000 अरब पे पहुंचा दिया, लेकिन उस तायर लाहूती को मौत नहीं आई ना शर्म से। 13,000 आप लोगों ने सुन लीजिए ना सर, उसको शर्म नहीं आई। 1,000 आपने सौदी अरब को वापस कर दिया। हाँ, वापस नहीं किया, उन्होंने निकाला है। असल हकीकत ये है। आप सुनिए, हमने तनहा हो गए आप 5,000 अरब रुपया किया, लेकिन वो तायर लाहूती के शेर पढ़ने वाले साहब को, जिनकी परफॉर्मेंस जो आप आई कहते थे हम तो बड़े जनाब, हमारे पास तो ऐसी कमाल की तजर्बाकारी है, फिर जब तजर्बाकारी बाद में वो चले गए, हमें पता चली एक मुश्ताक चीनी उनका तजर्बा था, टीटियां लगाने में उनका तजर्बा था, 56 कंपनियां जाली बना के अपने खानदान के लोगों को नवाजने का उनका तजर्बा था। ठीक है। सारे मुल्क की इंडस्ट्री तो बंद हो गई, इत्तेफाक फाउंड्री ने वो बच्चे दिए कि रह खुदा का नाम जाए। अच्छा। फिर पीआईए की ऐसी परफॉर्मेंस थी कि पीआईए तो बेचारा ग्राउंड हो गया। पीआईए के दुनिया की तारीख में एविएशन के ये हुआ कि जहाज ही गायब हो गए। मुझे क्यों मजबूर कर रहे हैं, मैं टोकूं आपको? नहीं सर, मैं आप मुझे टोकिए ना, आप मुझे टोकिए, फिर आगे सुनिए राना साहब, आपने जवाब देना। आप होल्ड योर हॉर्सेस राना साहब। अच्छा। दुनिया की एविएशन की हिस्ट्री में कभी जहाज गायब नहीं हुए, इन लोगों ने हमारे जहाज भी गायब कर दिए। अंडा परफॉर्मेंस हुई पीआईए की। अच्छा। और एयर ब्लू यहां से उड़ा और उसने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के सारे स्टेशन ही ले लिए, उनकी अंडा परफॉर्मेंस नहीं थी। और यूरोप ने हमारे जहाजों को क्यों बंद कर दिया सुनिए पिछले दिनों में? इसके आगे ये चल के लिए अंडा परफॉर्मेंस ये थी, बल्कि काबिल शर्म परफॉर्मेंस ये थी कि जब कहा गया कि स्टील मिल के साथ पीआईए मुफ्त ले जाएं, इसे कहते हैं अंडा परफॉर्मेंस। फिर अंडा परफॉर्मेंस ये थी कि पाकिस्तान के 3 दफा का वजीर आजम रंगे हाथों चोरी करता पकड़ा गया, ये इसको कहते हैं अंडा परफॉर्मेंस, के लोगों से बड़े बड़े वादे किए, 31,000 रुपए का अरब रुपए का कर्जा। और राना साहब, इससे भी बड़ी शर्मनाक और अंडा परफॉर्मेंस ये थी कि 2.5 लाख का आपको करंट अकाउंट डेफिसिट, 2.5 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट आपको पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट देख गई। आप जो बड़े कारीगर थे, आपने उसको 20 बिलियन US पे पहुंचा दिया, ये थी काबिल शर्म बात। और फिर क्रिस्टीन लगार्ड का 5.8 था ना उनका, और ये जबरदस्त बात की। और ये बताते हैं, आप सुन लीजिए, ये मैं इत्तेफाक से कहने लगा था, आपने कपल कर दिया। अच्छा। ये कहते हैं जी 5 सो कॉल्ड हमारी, मैं आपको डिफेंड करूंगा, बहुत कोशिश करूंगा। आगे सुनिए, क्रिस्टीन लगार्ड, उस दिन शर्म की, उस दिन बड़ी शर्म आई मुझे भी। और अंडा परफॉर्मेंस उस दिन हुई जब मैरियट होटल के अंदर इस्लामाबाद में उस वक्त की जो कंट्री हेड थी हमारी क्रिस्टीन लगार्ड, जो IMF की, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और उसकी हुकूमत के तमाम मदाद शुमार जाली हैं,
ये अंडा परफॉर्मेंस थी मेरे प्यारे भाई। और इससे बड़ी शर्मनाक और गंदा अंडा परफॉर्मेंस ये थी कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों को टाइम दिया और वहां जिंदाल घर चाय पीने चले गए, उनको छुट्टी करा दी। उससे भी गंदी परफॉर्मेंस ये थी कि 3 दफा के वजीर आज़म ने कहा कि मुझे मेरी फौज ने मेरी पीठ में छुरा गोम दिया है। उससे भी गंदी और अंडा परफॉर्मेंस ये थी कि जब आपने कहा कि हम भी उसी खुदा को पूछते हैं जिसको अल्लाह पूछता है। ये सारी चीजें आप याद रखिए। जब आप हमें कहते हैं ना हमारी परफॉर्मेंस अंडा परफॉर्मेंस है, याद रखिए हमने आपके अलत्तों तलत्तों के कर्जों का 5000 अरब हमने अदा कर दिया। मेरे वजीर आजम जिसको आप कहते हैं उसकी परफॉर्मेंस जीरो थी। आप जो अंडे यहां दे के चले गए करप्शन के, बदनवानी के और नाअहली के, हमने उसके बावजूद करंट अकाउंट डेफिसिट जीरो किया है। ये आप देखें मेरे मुल्क की पूरी इकोनॉमी देख लें, जीडीपी कितनी है और 20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट आज जीरो हो गया है। फॉरेन रेमिटेंस 7.8% इंक्रीज हुई है। लाइन लॉसेस को कम करके हमने बकाया की बात में 80 अरब रुपए की रिकवरियां की हैं। कोविड-19 के ऊपर मेरे वजीर आजम के निमटने की पॉलिसी को दुनिया ने तायद की है। ठीक है। तो ये हैं हम वो लोग जिनको आप कहते हैं जिनका अंडा परफॉर्मेंस है। और एक बदनवानी के अंडे आप दे गए हैं, 56 कंपनियों में बदनवानी के 56 अंडे आपके हैं। सारी नैब आपके लीडरशिप के पीछे है। आपकी मरियम नवाज, मियां नवाज शरीफ, उनके भाई शहबाज शरीफ, उनके बच्चे हमजा, सलमान, उनके दामाद इमरान, आगे उनके समधी, सब के सब या कोई इश्तहारी है या किसी के ऊपर डबल शाह वाले केस है। माइंड बाय माय वर्ड्स, डबल शाह वाली जो दफात आपके ऊपर लगी हैं ये होती है बदबूदार और अंडे वाली परफॉर्मेंस। और जो हम कर रहे हैं उसकी तायद जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आ रही है। जो आपका इकोनॉमिस्ट है वो भी कह रहा है हमने 28 पॉइंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम ऊपर ले गए हैं जिसको आपने तबाह कर दिया था और आपने ग्रे लिस्ट में डाला, ग्रे लिस्ट में आपने डाला, हम निकलवा रहे हैं। अंडा परफॉर्मेंस बताओ, पूरा ऑमलेट करके बताऊं कि अंडा परफॉर्मेंस होती क्या है। राणा साहब आप ना होते तो शायद मैं बेहतर डिफेंड करता। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मुझे लगता है कि मैं डिफेंड नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को। बिस्मिल्लाह कीजिए राणा साहब, हम गोश हैं। जवाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अब सुन लीजिएगा, डेट की इन्होंने बात की। डेट 72% तो जीडीपी पे हम छोड़ के गए, आज 84% क्रॉस कर चुका है। हमने 5 सालों में 10,000 अरब लिया कर्जा, इन्होंने 2 सालों में 10,000 फॉल्स आपने 17,000 रुपया लिया। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज कबूल करता हूं। से भी ज्यादा आपका। अच्छा, इंडस्ट्री की ग्रोथ पॉजिटिव 5% पे थी, आज नेगेटिव है। पिछले साल भी नेगेटिव थी। आजादो शुमार जो है वो आप कहते हैं कि हमारी ग्रोथ 5.5% है, आपका इकोनॉमिक सर्वे कहता है, आपके जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट से कहती हैं, तो आप ये मत कहें कि वो झूठे आजादो शुमार थे। और आईएमएफ कहती थी कि फाइनेंशियल ईयर 19 में जो पाकिस्तान की ग्रोथ की प्रोजेक्शंस हैं वो 6% पे हैं। ठीक है। आपने क्या परफॉर्म किया? 1.9%। मैं यहां हकायक के साथ बात करूंगा और एक एक अदादो शुमार पे मेरा चैलेंज है, आप साबित करें कि गलत है। सियासत करें जाओगे बाद में करूं। अब एविएशन इंडस्ट्री की आपने बात की, जो स्कैंडल एविएशन इंडस्ट्री का जो आपने आपके मुझे स्कैंडल का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता वैसे बाय द वे। अब प्लीज सुन लें आप। मैं सुन रहा हूं। आपने पूरी ये का जो ये यहाँ के पाकिस्तान के बड़े तरीन तजियाकारों का बयान है कि अगर रॉ ने कोई पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के साथ साजिश करनी होती तो वो ये करते जो आपके वजीर ने की, मिसमैनेज किया बदतरीन तरीके से। अच्छा, आपने कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट आपने कंट्रोल कर लिया, तो जब भी आपके मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा होगा, जब भी आपके मुल्क के अंदर 11,000 मेगावाट लगेंगे तो आपका इंपोर्ट का बिल बढ़ेगा। ठीक। ये वजह थी करंट अकाउंट डेफिसिट की बढ़ने के लिए। पहले 3 साल हमारे भी करंट अकाउंट डेफिसिट 1 से 3 अरब के दरमियान में था, आखिरी 2 साल बढ़ा। ये कंटिन्यू नहीं करना था, ये प्रोजेक्ट खत्म किसने किया? जाना था। आपने इकोनॉमी खत्म करके करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म कर दिया। स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर जा रही है? अच्छा, स्टॉक मार्केट का भी आप सुन लें। 2017 में स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन थी 94 बिलियन यूएस डॉलर्स। आज उसकी कैपिटलाइजेशन 40 अरब डॉलर भी नहीं है। ठीक है, 60% से वो ज्यादा नहीं। ये मैशत पे चला गया प्रोग्राम। अच्छा, मुझे ये बता दें, ये जिंदाल वाली स्टोरी क्यों क्लैरिफाई नहीं आज तक हुई? ये भी एक पॉइंट उन्होंने उठाया था। देखिए, बात सुने, आज जो बात करने की बात है कि कश्मीर का 1 साल से लॉकडाउन है। हाँ। हमें नींद नहीं आनी चाहिए थी। इस हुकूमत ने कितने वक्त भेजे कि वो बाहर अपने मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करे और उनके ऊपर जो है वो OIC का इजलास बनाए। एक यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर आज है ना खबर, 3 दफा तो उसके ऊपर हो गया इनका वहां पर डिस्कशन शुरू। देखिए, इनकी
कोई, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? ये कुछ नहीं डिलीवर कर सके। ये तो एक ऐसा लॉकडाउन ह्यूमन राइट वायलेशन इंडिया ने की कि इसके ऊपर तो हमें वावेला मचाना चाहिए था। फॉरेन मिनिस्टर हमारे मुल्तान में बैठे रहते हैं, तो ये कहने का इनकी हर जगह के ऊपर झूठ 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 के ऊपर बुनियाद रखी हुई है। और ये आप अवाम से पूछें कि अवाम के क्या हाल है आज। इन्फ्लेशन कहां खड़ी है? 5% की एवरेज इन्फ्लेशन से नीचे हमने दी 5 सालों के अंदर, आज 11% पे इन्फ्लेशन है जी। तो ये कहने का मतलब इल्जामात और इल्जामात की सियासत से आप अवाम भूखे गरीब का पेट नहीं भर सकेंगे। आपको परफॉर्मेंस देनी होगी। आप हमारे पे जितना मर्जी कीचड़ उछालते रहे, पीएम नवाज शरीफ के ऊपर तो आज भी करप्शन साबित नहीं हुई। आपने उसको अच्छा, उनको सजा किस बात पे हुई है राणा साहब? ये नवाज शरीफ साहब को सजा किस बात पे हुई है? किसी की बेल मार के भाग गए थे वो? किस बात पे सजा है? क्या क्या उन्होंने कोई सजा किस बात पे हुई हाई कोर्ट से शुरू हुआ और ये कामा पे आप आए? भाईजान सजा किस बात पे हुई? ये नहीं, चले बात कर लेने दें। जी राणा साहब कंप्लीट करें यार, जितना टाइम दिया ना मैं चाह रहा हूं आप भी बताएं। कंप्लीट कुछ कोई मजे का जवाब देना, मजे का जवाब है ही नहीं उनका। अगर करप्शन थी तो हीरोइन की 20 किलो क्यों डाली? अगर करप्शन कितने की हीरोइन थी? कितनी आप बताएं, कितनी थी जो हमने ज्यादा डाल दी 20 किलो? आप लोगों को तो देखिए, नैब की बाकिर जैदी की 87 पेजेस की रिपोर्ट के बाद कुछ बचता ही नहीं है। आप तो एक सिर्फ ऑपोजिशन को चुप करा रहे हैं। बस ये मेरा यही बयान है। ठीक है जी, आपने बात सुन ली, अब आप तजिया करें। मेरा कोई सवाल नहीं आपसे। देखिए बात यह है जी कि ये दोनों अपनी अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं जी, और इन्होंने वो बात करनी है जो इनकी पॉलिसी लाइन होगी। अच्छा, लाजमी बात है, एक ने एक की तारीफ करनी है, दूसरे ने अपने लीडर की तारीफ करनी है। ठीक है, ये इनकी मजबूरी है। मेरी गुजारिश ये है कि ना उस वक्त दूध और शहद की नहरें नवाज शरीफ साहब जो थे वो बहा रहे थे और ना अब बह रही हैं। उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अपनी थी और खान साहब की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस इस वक्त बहुत ज़्यादा जो हैं लोगों के सामने आ चुकी हैं। अच्छा, उसमें हम गवर्नेंस की बात करते हैं, आप छोड़ दें हर चीज़ को, हर चीज़ इंटर रिलेटेड है कि आपके मुल्क की गवर्नेंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर किस तरह आगे लेके जा रहा है। चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर को उसको टो करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट में कोई ब्यूरोक्रेट फैसला करने के लिए तैयार नहीं है, लिख के देने के लिए कोई चीज़ तैयार नहीं है। क्यों? आपने कहा जी कि मैं एहतसाब करूंगा, बिल्कुल करें आप। आपने बंदों को पकड़ना शुरू कर दिया। जब आपका सिस्टम कोलैप्स करने लगा, ये बातें डिस्कस नहीं होती। जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम भी ब्यूरोक्रेसी की वजह से कोलैप्स करने लगा, तो आपने मिन्नतें करनी शुरू कर दी। उनको बुलाया कि जी आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम आपके साथ हैं, आप करें, आप काम करें, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। His main problem is bureaucracy does not trust इमरान खान। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती इस शख्स को, उसका पता ही नहीं है। उनके पूरे मिजाज में इतनी टेम्परामेंटल चीज़ें हैं कि वो बहुत जल्दी जो है फैसले जो हैं अपने उनको रिव्यू करते हैं। एक सीरियस बात तो ये हो गई। नंबर 2 कि अब जो सिस्टम इन्होंने लेके आए हैं, ये हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड सिस्टम इस तरह है कि मुख्तलिफ रियासती इदारे और पॉलिटिकल जो डिस्पेंसेशन है ऊपर की, वो मिल के हुकूमत कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। हमारे जैसे मुल्क में ना प्योर डेमोक्रेसी चल सकती है, ना प्योर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का रूल चल सकता है। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म, कीपिंग इन व्यू के मुल्क कैसे आगे लेके जाना है। अब रिटोरिक कि जी नवाज शरीफ खा गया और ये हम आए और हमने सब कुछ ठीक कर दिया। तो जनाब 2-3 चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। इसहाक डार साहब इज़ अ पर्सन जिसको कोई डिफेंड नहीं करता, वो खुद भी अब डिफेंड नहीं करते। उसके ज़माने में डॉलर की क्या कीमत थी और आज डॉलर की क्या है? अच्छा। कोई जवाब दे दें आप मुझे, मतलब कोई वजह बता दें। बड़ी खूबसूरत बात की है राना साहब ने। अवाम को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रेमिटेंसेस जो हैं वो कितने % बढ़ गई, आपकी और चीजें कितने % आपने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया, जो कर दिया तो महंगाई की सर एक चीज और सिर्फ महंगाई। खान साहब को उनके करीब तरीन दोस्तों ने कहा, मेरी नॉलेज में है, उन्होंने मुझे खुद कॉन्फिडेंस में लिया इनके दोस्तों ने, कि हमने खान साहब को कहा इलेक्शन ना करवाना, बल्दियाती इलेक्शन मत करवाना। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन में बहुत ज्यादा मसाइल होंगे पीटीआई के लिए,
और मैं आपको बिल्कुल न्यूट्रल ग्राउंड पे अर्ज कर रहा हूं, आज आप मिड टर्म इलेक्शन करवा लें आज, अच्छा पीटीआई की पोजीशन बहुत डिफेंसिव हो जाएगी सूबा पंजाब में। जी उस्मान भाई, एक तो इलेक्शन उन्होंने बात करी थी, मिड टर्म इलेक्शन का ख्वाब तो राना सनाउल्लाह ने देख लिया है, अब एपीसी होनी थी, अब पता नहीं है राना साहब आप लोग एपीसी करेंगे भी या नहीं, लेकिन अगर हो गई ना इस दफा एपीसी, आप लोगों की खैर नहीं है। अच्छा, अब ये खंजर उठेगी न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, ये तो और भी 15-20 एपीसी कर लें, ठीक है। ये असल में भानुमति का वो कुनबा है जिसको पता ही नहीं करना क्या है। देखिए, आप इनको किसी भी मसले पे बुला लें, पार्लियामेंट में कश्मीर के मसले पे बुला लें, ये नैब की बीन बजाएंगे। आप इनको कहें कि आए सड़कों पे एहतजाज करें, हुकूमत गलत कर रही है ना, सड़कों पे आके एहतजाज करें, नैब नैब नैब, हम कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसीज गलत हैं, उसके ऊपर तनकीद करें, नैब नैब नैब। मसला यह है कि इनकी लीडरशिप क्योंकि मॉरली एंड फाइनेंशियली करप्ट है, ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, ये परसेप्शन है जो कि रियलिटी में टर्न इनटू हो चुकी है, और इसके जो अदालतों के फैसले हैं वो इसके बिल्कुल गम्माज हैं। अब ये उससे बेशक रेत के अंदर पूरा सर भी घुसा दें तो भी हकीकत बिल्कुल नवश्ता दीवार है, वो बदल नहीं सकती है। इनको भी पता है कि किस तरह से लोहे की भट्टी से उठ के मामला एवन फील्ड डिपार्टमेंट तक गए हैं। इन सबको पता है कि किस तरह से जो एक टिकट फरोश है सिनेमा का, वो किस तरह से जाके सरे महल खरीद चुका है। अब इससे अगली बात वो मेरे भाईजान ने की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जी, हम कहते हैं इलेक्शन तो जाहिर बात इलेक्शन से तो फरार नहीं है ना, इलेक्शन तो होगा। हम इसको वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू दिया था तमाम एंकर्स को, कामरान शाहिद साहब सीनियर हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा मिड टर्म इलेक्शन हम करवा सकते हैं। आपने बलदियाती इलेक्शन नहीं करवाया। अभी हमें ये कहा जा रहा है, देखिए मसला क्या है। जब हमारी केपी के अंदर वज़ीर आज़म ने कहा था, मुझे पता है कहा था जी, मैं जब हमारी केपी में हुकूमत थी ना वकास, एक बात याद रखिए, सारी अपोजिशन तब हम अपोजिशन में मरकज के अंदर थे, केपी में हमारी हुकूमत थी, ये तमाम ये जो कबील आपको नजर आ रही है ना, ये मुतहदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी, तब ये वारदात में सारे जुटे हुए थे। ये क्या करते थे जी, ये तो वहाँ पे काम ही कोई नहीं कर रहे, ये तो इमरान खान कारी कुछ नहीं सकता, उसने काम भी करके दिखाया और इलेक्शन के रिजल्ट बोले भी। तब कहते थे ये तो वहाँ से स्वीप हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, वहाँ को सीट को नहीं मिलेगी। आज की तारीख में आपको बताऊं, ये मार्क माई वर्ड, ये आज का प्रोग्राम रिकॉर्ड रख लें, 2 इलेक्शन तो फटाफट आ गए ना। ज़ाहिर शाह साहब उधर सियालकोट पंजाब का मुझे बता दें, सुन लीजिए, ज़ाहिर शाह साहब अभी सियालकोट की डिस्ट्रिक्ट की वफात पा गया, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे। एक इलेक्शन वो आ गया, एक आ गया वजीराबाद के अंदर इलेक्शन तो पीपल्स पार्टी के दौर में वो आगे सुनिए, 18 घंटे लोड शेडिंग और इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीत जाती थी। क्या कर रहे हैं मुझे कंप्लीट करना है। मैं कहने लगा हूं, ये मैं आपकी सारी ज़हमत आपको गवारा नहीं करनी पड़नी थी। मैं सुन तो लेना, मैं ये कहने लगा हूं, अगर हम कहें कि ये टेस्ट है तो आप साहब ने कहना ये टेस्ट ही कोई नहीं, इसलिए मैं कहता हूं इसको टेस्ट ना लीजिएगा। इसमें तो खैर ये नून लीग गोडे गोडे हार जाएगी ना जी, इसका पीपल्स पार्टी कैंडिडेट ही कोई नहीं होगा। लेकिन दिसंबर के अंदर अच्छा बलदियाती इलेक्शन आ रहा है, अच्छा बलदियाती इलेक्शन दिसंबर में आ रहा है। अगर हमारा ग्राउंड पे काम कोई ना हो और अवाम हमारे साथ ना हो, हम कभी इसका रिस्क नहीं ले सकते ना। अभी राव साहब ने भी कहा सही, और 2 साल हम करवा रहे हैं, हम करवा रहे दिसंबर के अंदर, 2 साल आपने लिया भी आप सुन लीजिए ना जी, हम करवा रहे। विकास भाई के प्रोग्राम में आज मैं कह के जा रहा हूं, एक प्रोग्राम करना जब इसका रिजल्ट आ जाए इंशाल्लाह मेरा अल्लाह ने चाहा, राणा साहब का लिख लें, रिकॉर्ड कर लें प्रोड्यूसर साहब। पहले सबसे बात है, ये कह रहे हैं हम करवा नहीं सकते, दिसंबर में इलेक्शन हो रहा है। दूसरी बात यह है, ये सारी मुतहदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी हमारे खिलाफ इकट्ठी होकर इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन आप देखेंगे कि खाक चाटेंगे, लेकिन फिर वकास विलाना साहब भी और राव साहब गवा रहे हैं, फिर कोई एक्सक्यूज नहीं होना कि हुकूमत क्योंकि इनकी थी। ज़िमनी इंतखाब में तो इंशाल्लाह इन्होंने हारना ही, अल्लाह के फजल से, तो मुझे पता है, मुझे अपने कैंडिडेट का, उन्हें कैंडिडेट्स का भी पता है। लेकिन अगर ये बलदियाती इलेक्शन हारेंगे, और जो कि हारेंगे इंशाल्लाह ताला, आज की तारीख में इनके बलदियाती नुमाइंदे हमारी पार्टी के रहनुमाओं जिन्होंने जो इस पार्लियामानी बोर्ड में हैं के पीछे हैं कि आप हमें अपनी पार्टी मुझे ये बता दें, चले मैं आप राणा साहब आपकी तरफ आऊंगा, बलदियाती इलेक्शन में काफ लीग आपको बड़ा टफ टाइम देगी। देखिए किस तरह करवाएंगे, वो तो ख्वाब देख रहे हैं वज़ारत आला का। देखिए काफ लीग हमारी एक इत्तेहादी जमात है, ये आपके टेलीविजन पे बैठ के करने की बातें और हैं जो की जा रही हैं, यहाँ लोगों के ख्वाब और हैं। हकीकत ये है कि वो हमारे साथ एलाए हैं, हमारे साथ एक पेज के ऊपर हैं। मैं बहुत सी ऐसी चीज़ों को जानता हूँ जिनको आप कह रहे हैं कि सियासी कमज़ोरियाँ और स्ट्रेंथ को भी जानता हूँ, अक्सरियत लोग जानती है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि चाय की प्याली में तूफान जो है ना जी, वो पाकिस्तान की दानश्वरी का एक हिस्सा है। लेकिन एक दोबारा मैं कह रहा हूँ, अब इससे राय फरार नहीं होगी। राव साहब भी गवा रहेंगे, आप भी, और इंशाल्लाह अगर ये बल्दियाती इलेक्शन हारे तो राणा साहब आके कान दोनों हाथ लगा कहेंगे कि हमने लूट मार की थी। नहीं भाई है मेरे, इलेक्शन का ये उस्मान भाई ऐसे अभी आए हैं ना,
हमसे आई नो हिम वेरी वेल। सर सुनिए, सर सुनिए, राव साहब सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि हमसे मुराद, और अगर वो जीत गए तो फिर अगर ये जीत गए तो मैं दोनों कान पकड़ के कहूंगा कि हमारी हुकूमत जो नहीं, ये कानों पे बात ना लेके जाएं। I don't think so. नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छा, राव साहब जातियात पे ना लेके जाएं। राणा बस साहब, कान मेरे हैं, जीत जाए, मेरे वो भी जीत कान जाए, है, की इनके भी बात कान है। ठीक है राणा साहब, छोड़ दें ये राणा साहब जातियात पे ना एक लफ्ज मुझे इनका बड़ा अच्छा लगा, लेकिन वो मुत्तहिदा अपोजिशन तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी, यार ये टैग क्यों लगा आपको? क्योंकि ये है, ये पोजीशन सुन लेना बस्ता साहब, ये उस्मान साहब ने वैसे कमाल लफ्ज निकाल लिया है। इनके पास जो है, दे हैव नथिंग टू टेल अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, ये कुछ नहीं उनकी बता तकरीरें, सकते। उनके ट्वीट्स। ये अवाम अच्छा, को अच्छा, क्या अच्छा, देंगे, मैं- वो आ सकते, यानी कि इनके ये पूरा का पूरा इन्होंने 5 साल इसी चक्कर में, वैसे तो इनके पूरे नहीं होने 5 साल, चलो लेकिन एक चीज फैसला कर लें, पूरे होने या कि नहीं होने। यार राणा साहब ये जो नवाज शरीफ साहब है ना, वो उनका बयानिया है, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो कहते हैं 5 साल पूरे होने हैं, जो यहाँ पर राणा सनाउल्लाह साहब हैं ये नहीं चाहते। ये आप लोग पहले डिसाइड कर रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। देखें, अगर जितनी देर ये हुकूमत चलेगी उतनी देर अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। तो आप मुझे बाहर आके बताएं- एहतजाज क्यों नहीं करते? चलो ये पूछ लें इनसे। मुझे बताएं, मेरा सिर्फ इनसे, देखें आप ये इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते कि आप अवाम को रोजगार कैसे देंगे, आप महंगाई कैसे कम करेंगे, आप संतों को कैसे चलाएंगे? ये आपके पास कुछ नहीं है बताने के लिए टीवी शोज के ऊपर। आपको आप इनकी हुकूमत कैसे कराएंगे? देखिए, हम लोग कोई इलीगल तरीका नहीं इस्तेमाल करेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर हम लोगों की एपीसी आ रही है, उसके अंदर हम लोग आगे का लाएमल तय करेंगे। क्या जमहूरी तरीका बताएं ना, फिर आप जमहूरी तरीका में बता दें। विकास पर मैं और आपको शर्मिंदा करें, आप खुद कर जाएं। अच्छा, ये वो आपको बता दें, जीडीपी आपने 0 पे ले गए। अच्छा, ठीक है, महंगाई आपने 11% पे कर दी। क्यों राणा साहब का बायस है? राणा साहब, खुदा राणा साहब के सीएम साहब राणा साहब के लाइसेंस जारी कर रहे हैं। राणा साहब ये कह रहे हैं शर्मिंदगी वजह से घर चले जाए। इनको बताएं कि शर्मिंदगी वजह से घर जाना, तो मियां साहब तो आप वैसे तो लंदन चले गए, सियासत से वैसे ही रिजाइन कर जाते। आज सुने, अब आप लोग जो है, यानी कि देर इज कुछ दे अवाम को, खुदा के लिए कुछ बेहतरी लेके आए इस मुल्क के लिए। अल्लाह ने आपको मौका दिया है, आप एक ऑपोजिशन के पीछे पड़ गए, वहां पूरे तरीके से एक्सपोज हुए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी कर दें खुदा के लिए। जी एक सर, एक राव साहब से पहले एक बात से मैं राणा साहब की खिदमत करूं। दोनों की बातें सुन के हंस सकता हूं। नहीं, अच्छा, ऐसा यकीन मत करें। कीजिए, मैं अर्ज करूं, मैं एक अर्ज लीडरान करता है, हूं। नहीं, young लीडरान नहीं है जी, generation है। लीडरान इनकी इमरान हौसला खान अफजाई है, करें, नवाज लीडर बनना शरीफ है। इन्होंने। नहीं, ये कारिंदे हैं आगे, ये कारकुन है उनके जी। ये पीएमएलएन हो सकता है उस्मान बसर साहब कल को सीएम बने हो, बन जाए। जब वो सीएम बन जाएंगे फाइनेंस तो सेक्रेटरी बने हो, सर, ठीक सॉरी है। मिनिस्टर बने हो। मिनिस्टर बनाए, सेक्रेटरी ना बनाए उन्हें। फाइनेंस उन्होंने अभी नहीं इम्तिहान दिया सीएसएस का। जी। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि यार दुनिया कहाँ चली गई है और हम क्या बातें कर रहे हैं। यानी अब मैं आपको एक वजीर की बात बता देता हूँ क्विकली सर, 30 सेकंड। शेख रशीद साहब ये फरमा रहे हैं, मैं नाम लेके कह रहा हूँ क्योंकि हाँ, उन्होंने आज ही एयर उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब इनकी इंश्योरेंस है पीटीआई की, वो कमिटमेंट दे के गए हैं। मैं 5 साल कुछ नहीं कहूंगा। तो पूछे ना इनसे अब राणा इसके साहब से। बाद हम क्या बात करें इनसे, और कमिटमेंट किसने ली है? और अगर ये उन्होंने इसके बात की आप तो ये देखें, ऊपर ना आप सवालिया निशान खुदारा लगे ये हैं देखें शरीफ कि साहब। आप किस तरह के सिस्टम में काम कर रहे हैं, आपके साथ वाले मुल्क कहां पहुंच गए हैं। टाइम खत्म हो गया चलो, राव साहब, it's बहुत up to शुक्रिया, you. बहुत शुक्रिया राव, मंजर हयात साहब, उस्मान बसरा साहब और राणा एहसान अफजल साहब। आज के टेबल टॉक से इतना ही, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।